डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट याचिका पर तत्काल सुनवाई ठुकराई। सीजेआई सूर्यकांत बोले, हमारा समय व्यर्थ मत कीजिए। अदालत ने पुलिस कार्रवाई के वीडियो देखने से किया इनकार। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के शिंदे शिवसेना में विलय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने थानों में सीसीटीवी स्थापनाओं की प्रगति पर संतोष जताया। सीसीटीवी रखरखाव के लिए धन की चिंता जताई। भोजशाला नमाज स्थल विवाद फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मुस्लिम पक्ष के जुम्मे की नमाज के आवंटित स्थान पर गंभीर आपत्ति जताई। एमपी सरकार ने निकट वैकल्पिक स्थल खोजने का भरोसा दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा और लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको भगोड़ा आर्थिक अपराधों के बारे में जानकारी देंगे, यानी कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक एक्ट के बारे में, जिस पर जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राजेंद्र साहू जी। राजेंद्र साहू जी, आपका लीगल हेल्पलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। तो दर्शकों, अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई कानूनी सवाल है तो आप फोन करके हमसे कानूनी राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0120612793 हमारा दूसरा फोन नंबर है 0120612793। वापस चलेंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राजेंद्र साहू जी के पास। तो सर, आपसे हम जानना चाहेंगे इस एक्ट के बारे में कि आर्थिक अपराध के भगोड़े के कानून, यानी कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 क्या है और कब और क्यों इस कानून को लाया गया था? शालिनी जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि देखा जाए तो आज की डेट में हर कोई जानता है विजय माल्या कौन है, नीरव मोदी कौन है, मेहुल चोकसी कौन है। तो क्योंकि ये ऑफेंस ऐसा है जो कि देश में जो बिजनेसमैन हैं या लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं और जो कि 100 करोड़ से ऊपर है, उसको इस श्रेणी में लाया जाता है और इसको कहते हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। ये 21 अप्रैल 2018 को लाया गया था और ये इसलिए लाया गया था कि ये जो फ्यूजिटिव्स हैं जो कि भारतीय कानून से बचकर भाग गए हैं और किसी और कंट्री में उन्होंने शरण ली है और जिनको भारतीय कानून वापस लाना चाहता है तो उनको फ्यूजिटिव कहा जाता है। ये एक तरह से आर्थिक अपराध के भगोड़े हैं और इनको वापस लाने के लिए एक एक्ट को बनाया गया और इस एक्ट में जो साथ देता है वो एक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट है 2002 का, यूके का। वो एक्ट भी इसमें आता है और उसी वक्त इसी साल 2002 में पीएमएलए को भी इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि इस एक्ट को स्ट्रॉन्ग किया जाए और जिन लोगों ने इतना बड़ा फ्रॉड किया है, जैसे कि विजय माल्या ने 22,000 करोड़ का फ्रॉड किया है, नीरव मोदी हैं, मेहुल चोकसी हैं जिन्होंने हजारों करोड़ का फ्रॉड किया है पीएनबी बैंक के साथ, उन्हें वापस लाया जा सके और जो भी उन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई हैं और जो भी उनके एसेट्स हैं उन पे कब्जा करके इस पैसे की वसूली की जा सके। जी सर, इसमें हम समझना चाहेंगे कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी, इसका अर्थ क्या माना जाए? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी वो है जिसने यहाँ पर कोई क्राइम किया हो इकोनॉमिक, और पैसा बैंक का हो या गवर्नमेंट का हो या किसी तरीके से उस पैसे को खाया हो, उस पैसे को अगर वो वापस नहीं करता है और वो भारतीय कानून से बचकर उसको इवेड कर इंडियन लॉ को कहीं और भाग जाता है, उसको कहते हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। और वो रिटर्न इंडिया में वापस आने के लिए रिटर्न के लिए मना करता है, जैसे कि विजय माल्या हैं, जैसे नीरव मोदी हैं जो यूके में सेटल हो गए हैं और वापस आने के लिए मना करते हैं और यहाँ के भारतीय कानून के तहत सजा मिलने में उनमें दिक्कत हो रही है, इसलिए उनको फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कहा जाता है। जी सर, आगे मैं आपसे समझना चाहेंगे कि वो कौन से अपराध हैं जो इस आर्थिक अपराध की श्रेणी में आते हैं? देखिए, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मैंने आपको बताया 2002 में लाया गया था, वो है मनी लॉन्ड्रिंग है,
अगर किसी तरह से कोई बैंक फ्रॉड किया जाता है, कोई टैक्स इवेजन किया जाता है, कोई करप्शन है, कोई चीटिंग है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, काउंटरफाइड करेंसी का फ्रॉड है, या फ्रॉड कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई फ्रॉड किया जाता है, सिक्योरिटीज का फ्रॉड किया जाता है, या कस्टम्स और जीएसटी का फ्रॉड किया जाता है। एक तरह जो सीरियस फाइनेंशियल स्कैम्स हैं, जो मैंने अभी आपको नाम बताई, सारे सीरियस फाइनेंशियल स्कैम्स हैं जिससे कि देश की इकोनॉमी को हर्ट होता है, और उस इकोनॉमी को हर्ट होने से बचाने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, और ये सारे फ्रॉड उसी सीरियस फाइनेंशियल स्कैम्स में माने जाते हैं। जी, तो इसी पर अगर हमें इसकी परिभाषा लेनी हो, जैसे किन हालातों में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जाता है, तो क्या यही इसकी एक परिभाषा है? देखिए, एक आर्थिक अपराधी वो है जिसने कोई ऐसा फ्रॉड किया हो, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई हो, और उसके बाद उसके अगेंस्ट किसी इंडियन कोर्ट ने वारंट इशू किया हो। तो अगर कोई वारंट इशू किया हो जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड हुआ हो, और वो व्यक्ति इंडिया में प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए यहाँ से भाग जाता है, तो उसको इकोनॉमिक ऑफेंस में का भगोड़ा कहा जाता है। इसके लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक एप्लीकेशन फाइल करता है स्पेशल कोर्ट में, जो कि पीएमएलए कोर्ट है, और उस स्पेशल कोर्ट के अंडर हियरिंग के बाद एक वारंट इशू किया जाता है, और उसे इस तरह डिक्लेयर किया जाता है कि वो फ्यूजिटिव है अगर वो इंडियन टेरिटरी के बाहर है और इंडियन अथॉरिटीज के रीच के बाहर है। जी सर, आगे दर्शक समझना चाहेंगे कि भगौड़े और अपराधी में क्या अंतर है, कैसे अंतर किया जाए? देखिए, अपराधी वो है एक पर्सन जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया हो, लेकिन वो देश की टेरिटरी में हो, और जिसे इंडियन लॉ के तहत उसे सजा दी जा सके या उसे ट्रायल किया जा सके। लेकिन एक फ्यूजिटिव वो है जो कि बाहर भाग जाता है और देश के लॉ के अंदर नहीं आ पाता, और उसको उसमें लाने के लिए उसको फ्यूजिटिव कहा जाता है। और यदि वो व्यक्ति यहाँ पर है तो वो एक ऑफेंडर है, और उसके हिसाब से उसको लॉ के अगेंस्ट उसको सजा मिलेगी। लेकिन एक फ्यूजिटिव जो कि भारतीय लॉ के और भारतीय कानून के दायरे से बाहर निकल जाता है, इसलिए उसको भगौड़ा कहा जाता है और उसे फ्यूजिटिव कहा जाता है। जी सर, आगे हम इसी पर आपसे समझना चाहेंगे कि द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002 यानी कि पीओसीए क्या होता है? देखिए, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002 जो एक यूनाइटेड किंगडम का लॉ है, वो रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, जो देखिए यूजली क्या होता है, जैसे ये ऑफेंस हुए हैं इसमें हजारों करोड़ों, जैसे विजय माल्या के 22,000 करोड़ हैं, तो उन्होंने उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, उसे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया जाता है, कोई असेट्स बनाए जाते हैं, तो उनको कॉन्फिस्केट करने के ये जो राइट है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से अगर कुछ भी खरीदा गया है, उससे कुछ भी बनाया गया है, प्रॉपर्टीज में हो, बिजनेस ऑफिसेज में हो, या किसी और के नाम से भी हो, और अगर उसकी ट्रेल मिलती है, तो उन सब को कन्फिस्केट करने के लिए, और जो मनी है बैंक्स में है मान लीजिए या कहीं और पार्क है, उस मनी को मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू कन्फिस्केट करने की जो राइट है और उनको फ्रीज करने की जो राइट है, उसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट के अंडर लाया जाता है, जो कि बेसिकली यूनाइटेड किंगडम का एक्ट है, लेकिन पीएमएलए में भी इसका प्रोविजन है। जी सर, इसी पर स्केड्यूल्ड ऑफेंस क्या होता है? देखिए, शेड्यूल्ड ऑफेंस है जो लॉ में शेड्यूल्ड है, और जो वो है जैसे इंडियन पीनल एक्ट के अंडर, या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के एक्ट के अंडर, या मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर, या कंपनीज एक्ट या सेबी के अंडर, इनमें से किसी भी एक्ट के अंडर कोई भी शेड्यूल्ड क्राइम है, उस क्राइम और शेड्यूल्ड लॉ के अंदर जो आते हैं उन्हें कहा जाता है शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। तो बेसिकली जो इंडियन पीनल कोड है वो भी इसमें अप्लाई करता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी अप्लाई करता है, इसमें आपका पीएमएलए जो है, जो कि सबसे बड़ा लॉ है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, वो भी अप्लाई करता है। और बेसिकली अगर सेबी है, या मान लीजिए कोई कंपनीज एक्ट है, या कस्टम्स एक्ट है, इन सब के कोलैबोरेशन से इन सब को मिला जुला के ही इस चीज को शेड्यूल्ड लॉज में लाया जाता है, और शेड्यूल्ड लॉज के अंडर आते हैं, और उसको इंक्लूड किया गया है शेड्यूल्ड लाइब्रेरी में, जी और ये क्वालिफाई करता है इन एक्ट के अंडर। जी आगे आपने जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की बात करी, तो अगर हम समझना चाहें कि मनी लॉन्ड्रिंग और पीओसीए में अंतर क्या है, तो किस तरह समझ पाएंगे? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है कि जो मनी है उसको इलीगल ओरिजिन जो है उसको इलीगल तरीके से उस मनी का जो ओरिजिन है उसके बारे में नॉलेज नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति की सैलरी ही 10,000 है, और वो
उसके पास 1000 करोड़ है तो वो इलीगल मनी है। उस इलीगल मनी को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं और उस मनी लॉन्ड्रिंग के जो सोर्सेज होते हैं वो बेसिक सोर्स होते हैं ब्लैक मनी है एक तरह से, जिसके लिए डिमोनेटाइजेशन भी लाया गया था कि उस ब्लैक मनी को बाहर निकाला जा सके। वहीं जैसे अभी हमने पीओसीए के बारे में बात की, पीओसीए एक लॉ है जो कि क्रिमिनल असेट्स जो बनाते हैं उसके बारे में प्रोसीड ऑफ क्राइम्स के थ्रू जो असेट बनता है, यूजली बेसिकली तो यूके लॉ है लेकिन वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स और उन असेट्स को कंफिस्केट करने का लॉ है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है वो इंडियन एक्ट है, वो इंडियन लॉ है और वो एक इलीगल मनी या ब्लैक मनी को बाहर निकालने का एक तरीका है और उसके थ्रू इन लोगों को सजा दिलाने का एक रास्ता है। जी बिल्कुल। लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के बारे में, जिस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राजेंद्र साहू जी। तो सर, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो कानूनी प्रक्रिया क्या होती है जिसके द्वारा एक भगोड़ा प्रत्यर्पित किया जाता है। देखिए, जैसे ही ये पता चलता है कि किसी ने इतना बड़ा इकोनॉमिक ऑफेंस किया है जो कि 100 करोड़ से ऊपर है और वो इस एक्ट के अंडर फॉल करता है तो उसकी कंप्लेंट स्पेशल कोर्ट में की जाती है और स्पेशल कोर्ट से उसका एक वारंट इशू किया जाता है उस व्यक्ति के अगेंस्ट। वो जो वारंट है उसके हिसाब से एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट की जाती है फॉरेन कंट्री से, क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको बताया फ्यूजिटिव वो है जो इंडियन टेरिटरी से भाग चुका है और वो किसी और कंट्री में शरण ले चुका है। और जब उस कंट्री में वो शरण ले चुका है तो ये बहुत जरूरी है कि इंडिया की उस कंट्री के साथ एक एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी होनी चाहिए। तो उस एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के अंडर अगर वो फॉल करता है तो उसको यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है उस फॉरेन कंट्री में। वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उस रिक्वेस्ट को एनालाइज करते हैं कि क्या वो इस ट्रीटी के अंडर फॉल करता है कि नहीं, और अगर वो प्रूफ होता है और वो अप्रूव हो जाता है कि हाँ इस ट्रीटी के अंडर वो फॉल करता है और ये जो सबूत यहाँ से भेजे गए हैं वो सबूत पर्याप्त है, तो उस व्यक्ति को इंडियन अथॉरिटीज को हैंड ओवर किया जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हमारी जो गवर्नमेंट है जब किसी के साथ किसी कंट्री के साथ ट्रीटी बनाती है तो उस ट्रीटी के अंडर ये ज़रूरी है देखना कि फ्यूजिटिव लॉ क्या है, और जैसे इंडिया भी अगर इंडिया के अंदर कोई आता है भागने तो इंडिया भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करता है। तो एक कानूनी प्रक्रिया तो देखी जाती है लेकिन ये देखना भी ज़रूरी है कि क्या उस व्यक्ति के अगेंस्ट पर्याप्त सबूत हैं, और अगर वो इंडियन अथॉरिटीज प्रूव कर पाती हैं तो फॉरेन अथॉरिटीज उसको यहाँ पर हैंड ओवर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी, तो इसी के ऊपर समझना चाहेंगे कि इस एक्ट के ऊपर निदेशक और अफसरों के अधिकार क्या हैं। देखिए, जो डायरेक्टर हैं और ऑफिसर्स हैं उनके अधिकार ये हैं कि वो पहले तो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, दूसरा वो उस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर सकते हैं, सीजर कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं जिन प्रॉपर्टीज के अंडर ये इकोनॉमिक ऑफेंस के अंडर उनको लगता है। जैसे विजय माल्या की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया, फिर उसको सम्मन करते हैं व्यक्ति को और उससे उसके अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करते हैं और एप्लीकेशन फाइल करते हैं स्पेशल कोर्ट के अंदर और फिर एनफोर्स किया जाता है इस ऑर्डर को और एक वारंट इशू करके उसे अरेस्ट करने का जो एक्स्ट्रेडिशन मैंने भी लॉ समझाया आपको, उसके अकॉर्डिंगली उसको वहां से लाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो बेसिकली एक बड़ा वास्ट पावर है इन अथॉरिटीज के पास जो कि हर चीज कर सकते हैं जो कि लॉ में एज अ सीजर और इन्वेस्टिगेशन में अलाउड है, और उसके तहत वो उस व्यक्ति को यहाँ लाने के लिए प्रक्रिया कर सकते हैं। जी सर, इसी पर हम विस्तार से समझना चाहेंगे कि आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्ती से जुड़े नियम कानून क्या हैं। देखिए, नियम कानून ये है कि पहली बात तो ये प्रूव होना चाहिए कि इस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से जो पैसा इन्होंने क्राइम से किया है उस क्राइम से इन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई हैं और स्पेशल कोर्ट के सामने इन एविडेंसेस को लाया जाता है और उसके बाद इन प्रॉपर्टीज को कन्फिस्केट किया जाता है। और यदि ये भी एक कोई चेन इसमें स्टैब्लिश होती है कि जो प्रॉपर्टीज हैं या कोई असेट्स हैं वो किसी थर्ड पर्सन के नाम से हैं तो उनको भी कन्फिस्केट किया जा सकता है, अदर प्रॉपर्टीज भी। वो चेन जरूरी है प्रूव करने के लिए, क्योंकि कई बार होता है कि लोग अपने रिलेटिव फैमिली मेंबर्स के नाम पे लेकर उस चीज़ों को छुपाने की कोशिश करते हैं, और जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद गवर्नमेंट इसके ऊपर पोजीशन लेती है और गवर्नमेंट की ये प्रॉपर्टी बन जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और प्रॉपर्टी को लेटर डिस्पोज ऑफ किया जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, सो दैट जिन लोगों को नुकसान हुआ है, मान लीजिए पीएनबी को 2000 करोड़ या 22,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो वो उसको
नीलाम करके उस चीज को वापस ला सकते हैं, उस पैसे को रिकवर कर सकते हैं। जी। आगे मैं आपसे जानना चाहेंगे कि तलाशी और उस दौरान मिले वस्तुओं की जब्ती से भी इस पर नियम कानून है, तो क्या कुछ इस पर नियम है? जी जी बिल्कुल, जैसे आईपीसी में भी इन्वेस्टिगेशन के वक्त सीजर किया जा सकता है, घर की तलाशी ली जा सकती है, व्हीकल्स की तलाशी ली जा सकती है, डॉक्यूमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वैल्यूएबल्स है, तो जो भी है सब कुछ तलाशी लेने में जो जो चीजें रिकवर होती हैं, मान लीजिए पैसा रिकवर होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रिकवर होते हैं, उनकी एक इन्वेंट्री बनाई जाती है और उनको सीज किया जाता है और उसके बाद जो प्रोसीजर है प्रॉपर कोर्ट के सामने उसको पेश किया जाता है और उसके तहत आगे की कार्रवाई की जाती है। तो बेसिकली जैसे कि एक पुलिस भी जिस तरह इन्वेस्टिगेट करती है मान लीजिए किसी क्राइम को, सेम वे से इकोनॉमिक ऑफेंस को भी इन्वेस्टिगेट किया जाता है और जिसमें घर हो, व्हीकल्स हो, सबको इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसमें सीजर किया जाता है। जो जो चीज़ें रिकवर होती हैं, चाहे वो पैसा हो या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, क्योंकि आज के ज़माने में जैसे आज भी हम आपसे बात कर रहे हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत मैटर करता है जी। और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसेस होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर में हो, लैपटॉप में हो, उसी में सारी की सारी ट्रांजैक्शन होते हैं। आज की डेट में मनी भी ट्रांजैक्ट इलेक्ट्रॉनिक वे से होता है, तो बिल्कुल। उसका ट्रेस करना और उसको कोर्ट के सामने पेश करना भी बहुत जरूरी है। जी। सर, इसी पर हम समझना चाहेंगे, अगर इस एक्ट के थ्रू नोटिस जारी करना है तो नोटिस जारी करने की प्रक्रिया क्या है और कब नोटिस जारी किया जाता है इसके ऊपर? देखिए, इसकी जो मेन एजेंसी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये स्पेशल कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन पेश करती है इन तथ्यों और प्रूफ्स के साथ कि ये व्यक्ति एक इकोनॉमिक ऑफेंडर है और एक भगौड़ा है और इसने इतने का गबन किया है और इतने की चीजों के साथ खेल किया। तो जैसे ही वो एप्लीकेशन लगाई जाती है स्पेशल कोर्ट के तरह, तो कोर्ट एक इशू करता है डायरेक्शन, एक नोटिस इशू करता है उस इंडिविजुअल को अपने सामने अपेयर होने के लिए। और यदि, क्योंकि जैसे वो व्यक्ति भाग चुका है और यदि वो अपेयर नहीं होता तो फिर उसे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है और आगे की प्रक्रिया जैसे अभी हमने डिस्कस की, सीजर्स की, कन्फिस्केशन की, वो सब चीज की जाती है और एक्सट्रेडिशन की भी की जाती है। जी। सर, अगर कोई भगौड़ा है तो उसके लिए क्या देश की अदालत में केस किया जाता है या फिर विदेशी कोर्ट में? मतलब किस देश का कानून उन पर लागू होगा? देखिए, जो क्रिमिनल कोर्ट है, क्रिमिनल केसेस हैं, वो तो इंडियन कोर्ट्स में ही होंगे क्योंकि इंडिया के अंदर क्राइम हुआ है। जो क्राइम इंडिया के अंदर हुआ है वो इंडियन लॉ के अंडर ही होगा। बस इसमें जो फॉरेन जो लॉ है या फॉरेन कंट्री का जो लॉ अप्लाई करता है एक्सट्रेडिशन का, वो अप्लाई करता है, उस लेवल तक वहाँ पर अप्लाई करता है। बाकी सब चीजें इंडियन लॉ के अंडर ही अप्लाई होती है। जी। राजेंद्र साहू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के बारे में तमाम कानूनी जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।